चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ डज एनएफआईए कैलकुलेटेड, की जो एनएफआईए हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसे हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट पार्ट की वीडियो आ गई है, उस पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे देखना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा हाउ डज एनएफआईए कैलकुलेटेड, यहाँ पर क्वेश्चन भी अराइज हुआ है। तो एनएफआईए क्या होता है? सबसे पहले तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो भी नेट इनकम है, फैक्टरल इनकम है, फैक्टर ऑफ सर्विसेज के द्वारा कमाई गई इनकम है, वो कितनी आउटसाइड दी कंट्रीज से आ रही है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से थे? फर्स्ट लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये चार क्या होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि कैसे एनएफआईए कैलकुलेट किया जाता है, तो यहाँ पर जैसे कि आपको एक दिख रहा होगा सबसे आसान सा तरीका, फर्स्ट नेशनल इनकम। अब जो नेशनल इनकम होती है इसको अर्न कौन करते हैं? तो जैसा कि आपने इसे नेशनल इनकम की डेफिनेशन में भी देखा होगा कि कौन लोग नेशनल इनकम को अर्न करते हैं। तो जो भी जिस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट्स होते हैं वही लोग इस नेशनल इनकम को अर्न करते हैं। तो सबसे पहला नेशनल इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, जो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स होंगे उस कंट्री के। जैसे कि मान लीजिए एक पर्सन है, इंडिया का है, इंडिया में ही अर्न कर रहा है, तो क्या होगा? वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट्स होगा। देन अब इसमें भी टू सिचुएशंस है। फर्स्ट विद इन दी कंट्री, अब जो नॉर्मल रेसिडेंट्स है वो कहीं भी रह सकता है। फर्स्ट वो विद इन दी कंट्री भी रह सकता है, यानी कि इंडिया का है तो इंडिया में रह रहा है, इंडिया में रह के ही अर्न कर रहा है, अपना बिजनेस चला रहा है या कोई वर्क कर रहा है, तो वो विद इन दी कंट्री कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए कोई इंडिया का पर्सन है, वो यूएसए में जाकर रह रहा है, यूएसए में ही कुछ जॉब वगैरह कर रहा है और वहां पे अर्न कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आउटसाइड दी कंट्री। तो फर्स्ट नेशनल इनकम, सेकंड नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा अर्न की जाती है, और वो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स कहाँ कहाँ पर रहते हैं? फर्स्ट विद इन दी कंट्री एंड सेकंड इज आउटसाइड दी कंट्री, या तो कंट्री के अंदर और या तो कंट्री के बाहर। तो अब इसका सबसे आसान तरीका, पहले जो नेशनल इनकम है हमको इसको क्या करना होगा? नेशनल इनकम वो भी कौन? नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा कहां पर होना चाहिए? विद इन दी कंट्री। अब जो भी कंट्री के अंदर होगा वो भी हमारी क्या कहलाएगी? एनएफआईए कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा हमारा। पहला नेशनल इनकम, सेकंड नॉर्मल रेसिडेंट्स के द्वारा अर्न की गई इनकम, एंड थर्ड इज विद इन दी कंट्री। अब जिस कंट्री का है उसी कंट्री में होना चाहिए। सेकंड पे आते हैं, सेकंड इज डोमेस्टिक इनकम। तो जैसे कि अगर हमने डोमेस्टिक इनकम की बात की थी, यानी कि डोमेस्टिक इनकम वो इनकम होती है जो कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अर्न तो की जाती है, लेकिन कहां पर? बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अब जो भी इंडिया की बाउंड्री लाइन है, मान लीजिए कंट्री की बाउंड्री लाइन है, उसी के अंदर, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी जो है, पॉलिटिकल टेरिटरी है, उसके अंदर जो भी अर्निंग की जाती है वो क्या कहलाती है? हमारी डोमेस्टिक इनकम। अब डोमेस्टिक इनकम, सेकंड डोमेस्टिक टेरिटरी। तो जैसे कि हमने बात अभी की कि जो भी इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की जाए वो क्या कहलाती है? हमारी डोमेस्टिक इनकम। जैसे कि मान लीजिए इंडिया का एक वर्कर है, एम्प्लॉय है, जो कि वर्क करता है इंडिया की बाउंड्री लाइन के अंदर, तो उसकी क्या कहलाएगी? डोमेस्टिक इनकम। अब जो डोमेस्टिक इनकम है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कौन कौन लोग रहते हैं? तो फर्स्ट रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, एक तो इंडिया के लोग भी रहते हैं, यानी कि जिनके पास भारत की नागरिकता है, इंडिया की नागरिकता, सिटीजनशिप है, वो लोग भी इंडिया में रहते हैं। और वो लोग भी रहते हैं जो नॉन रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, यानी कि वो इंडिया के हैं नहीं, लेकिन तब भी वो लोग भी इंडिया में रहते हैं। जैसे कि बहुत लोग बाहर से आते हैं हमारे यहाँ पर वर्क करने के लिए, तो वो लोग भी इंडिया में रहते हैं, तो नॉन रेसिडेंट्स होते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम में अर्न कर कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट डोमेस्टिक इनकम, सेकंड डोमेस्टिक टेरिटरी के द्वारा अंदर अर्न की गई, देन थर्ड इज रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री, जो भी रेसिडेंट्स के द्वारा अर्न की जाती है वो क्या कहलाती है? हमारी डोमेस्टिक इनकम कहलाती है। फर्स्ट डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी, अर्नड बाय रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री। सेम नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम अर्नड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री विद इन दी कंट्री, जो भी नॉर्मल रेसिडेंट्स होंगे और वो कंट्री के अंदर ही होने चाहिए। अब इसके बाद जो आता है वो है ये। तो जैसे ही अगर आपको समझ आ रहा हो, डोमेस्टिक इनकम है, ये हमारी जो है वो डोमेस्टिक इनकम है, इससे हमें क्या बनाना है? नेशनल इनकम बनाना है। तो नेशनल इनकम बनाने के लिए किया सब्ट्रैक्ट किसको किया? नॉन रेसिडेंट्स विद इन दी कंट्री, एंड ऐड किसको किया? सब रेसिडेंट्स आउटसाइड दी कंट्री। अब ये दोनों का जो है, ये दोनों क्या कहलाते हैं? एनएफआईए। एनएफआईए क्योंकि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है? एनडीपीएफसी, एंड नेशनल इनकम एनएनपी एफसी। इससे हमें इसे बनाने के लिए क्या करना होता है? एनएफआईए को
इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है, हमारा NFIA कहलाता है। तो इस तरह में आसानी से NFIA को कैलकुलेट कर सकते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में। तो चलिए, जैसे कि हमने देखा कि रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं, वो सारे रिलेटेड एग्रीगेट्स वो सब होते हैं जो कि नेशनल इनकम से रिलेटेड होते हैं। तो उनके कुछ एग्रीगेट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हो गया हमारा GDP MP, तो ये भी क्या है, हमारा रिलेटेड एग्रीगेट है। तो अगर GDP MP की अगर हम बात करें तो इसका फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं मार्केट प्राइस पे वो क्या कहलाते हैं, हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, GDP MP। तो इसकी डिफाइन करके देखते हैं। डेफिनेशन है, इट इज द मार्केट प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। ये भी याद रखिएगा। तो इसको डेफिनेशन को बनाना आसान है, आप कोई भी एग्रीगेट ले सकते हैं, कोई भी रिलेटेड एग्रीगेट ले सकते हैं और इसी तरीके से बना सकते हैं। तो इसको बनाना आपको तरीका बड़ा ही आसान है, चलिए सिखाते हैं। तो पहला है, यहां से यहां तक होगा, यहां तक। तो जो भी हमें स्टार्ट करना होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो भी हम स्टार्ट करेंगे जब भी डेफिनेशन, तो यहां से लेके यहां तक की ओर। तो पहला है, इट इज द मार्केट प्राइस ऑफ, it is the market price of goods and services produced within the domestic territory of our country with during the period of an accounting year inclusive of depreciation। जब भी याद रखिएगा ग्रॉस लिखा हुआ है तो वहां पर होगा inclusive of depreciation एंड नेट लिखा हुआ है तो क्या होगा, exclusive of depreciation। तो एक बार फिर से देखते हैं, it is the market price of goods and services produced within the domestic territory of our country during the period of an accounting year inclusive of depreciation। ये वर्ड आपको हर जगह यूज करना है, during the period of an accounting year, हर एक डेफिनेशन में आपको यूज करना होगा क्योंकि ये सारे ही अकाउंटिंग ईयर के दौरान कैलकुलेट किए जाते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, it is the market price of goods and services produced within the domestic territory of our country during the period of an accounting year inclusive of depreciation। बड़ा आसान था। तो एक बार अगर हम यहाँ पे कुछ चेंज करके देखते हैं, तो चलिए एक बार देखते हैं हम किस तरह चेंज करेंगे। पहले तो हम इसको कर देते हैं FC। मान लीजिए यहाँ पे FC होता है फैक्टरल कॉस्ट, FC का मतलब होता है फैक्टर कॉस्ट। तो हमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना होगा। फर्स्ट इट इज दी, यहां पर हम क्या लिख देंगे, इट इज दी फैक्टर कॉस्ट ऑफ goods and services produced within the domestic territory of our country during the period of an accounting year inclusive of depreciation। सब कुछ सेम रहेगा। जब यहाँ पर FC होगा तो आपको फैक्टर कॉस्ट लिखना होगा, MP होगा तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, मार्केट प्राइस लिखा जाएगा। तो बड़ा ही आसान है इसको चेंज करना। और जब भी यहाँ पर D होता है यानी कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर कंट्री, अगर यहाँ पर N होता तो हम क्या लिखते, बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री। तो एक बार हम सेकंड डेफिनेशन भी देख लिया, इसमें N लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं NNPFC। जो NNPFC इसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। तो अभी हम देखते हैं रिलेटेड एग्रीगेट्स को लेकर। तो NNPFC में सेम सिचुएशन है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहाँ भी हम डेफिनेशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ से यहाँ की ओर ले जाएंगे। तो पहला, इट इज दी फैक्टर कॉस्ट ऑफ, इट इज दी फैक्टरल इनकम earned by the normal residents of our country during the period of an accounting year। और क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, exclusive of depreciation। ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है, exclusive of depreciation। यहाँ पर हम exclusive of depreciation लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्या है, नेशनल लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है। एक बार फिर से देखते हैं हम फैक्टर कॉस्ट, इट इज द फैक्टरल इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ आवर कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन। आज की वीडियो हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वाचिंग SR Academy ऑफ कॉमर्स। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब।